सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको ज़रूर से जुड़ना है। और आज के जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आईएनएस अरिघाट करके एक टॉपिक है, सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इसके ऊपर वी विल डिस्कस। लाइक यू कैन सी, तो आईएनएस अरिघाट हो गया, प्रगति के ऊपर है, स्पेड टूथ वेल हो गया, डीएनए एंड जेनेटिक प्रोफाइलिंग हो गया, और फिर आपका राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इसके ऊपर है। ये का है फिर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू नॉलेज इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग प्रावधान म्यूचुअलिज्म, बॉन्ड यील्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक ये है। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके वी विल डिस्कस, एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक्स कवरेज अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये नवंबर लिखा हुआ है, ये 3 दिसंबर है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये टॉपिक है जिस पर आपको लिखना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें जो न्यूज़पेपर को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। देखना बहुत ज़रूरी है कौन से टॉपिक्स हमें न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करना है। और साथ में इस सेशन का सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स टाइप आपका रहता है कि अगर आप पीडीएफ अच्छे से फॉलो करो तो दैट विल हेल्प यू। मतलब आपको इतना नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें पूरा पॉइंट फॉर्मेट्स में रहता है, सारी चीज़ें रहती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग जाता है सेशन में। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर का क्लिप लिया और उसमें पीला पीला कर दिया और फिर जो है बोल दिया। तो वो आई डोंट नो कि आप मतलब सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, बट वो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि आप 3-4 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर में दे रहे हैं तो आपको भी पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अच्छा कर पाओ न्यूज़पेपर में, या फिर आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक सस्टेन कर पाओ। फिर नोट्स भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएंगे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप दूसरी चीज़ों पे जो फोकस करना चाहिए वो नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते नोट्स प्रिपेयर करने में प्रयास रहता है और उस पर समय लग जाता है। तो ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर को याद रखना है, 9057921649। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर आप हिस्सा बन सकते हैं। देखो, बुक सीरीज़ का टाइम आ गया है। इस बुक सीरीज़ के अंदर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपको रखना है। बुक सीरीज़ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, आप ये देख लो। तो बुक सीरीज़ के अंदर ये सारी बुक्स आपकी एडवांस बुक्स आपकी कवर हो रही हैं। सारी जितनी बुक्स आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आप ये देख लो, सारी जितनी भी बुक्स हैं ये सारी बुक्स आपकी कवर जो है वो आपकी हो रही है। ये जो कोर्स है सब बुक्स हैं। तो इसमें कल मैंने 3 लेक्चर इसके डाल दिए, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। इसके लेक्चर्स डाले, बट ये भी बुक मैं पूरी कवर करूँगा, ये भी पूरी बुक कवर करूँ, दिसंबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपको इस पर जुड़ना चाहिए। आज एक स्पेशल ऑफर भी रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब 50% ऑफ रहेगा। या आज के लिए आप एक स्पेशल ऑफर आपका रहेगा जिसमें लगभग 1800-1900 के अंदर ये पूरी बुक्स होंगी। ये हाईली मतलब पूरी एडवांस बुक्स जो यूपीएससी के लिए पढ़नी है वो यही है। इससे आपको पूरा 250 नंबर हो जाएगा, इससे पूरा जीएस पेपर 3 का बड़ा पोर्शन हो जाएगा, इससे पूरी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया हो जाएगी, इससे आपका पॉलिटी हो जाएगा, पॉलिटी गवर्नेंस दोनों चीज़ें हो रही हैं। जीएस पेपर 2 का आप मानो 70% सिलेबस हो जाएगा। ये जीएस पेपर 3 के लिए हेल्पफुल है। और ज्योग्राफी का पार्ट 2 हमें करना, पार्ट 1 नहीं इंपॉर्टेंट इतना, पार्ट 2 जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जितनी एडवांस बुक्स हैं ये सब कवर हो रही हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें 50+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दिसंबर एंड तक मैं सारे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आपको बस करना यही है कि इसको फॉलो करना है, और इसका अगर आप हिस्सा नहीं बने तो जरूर से बने। 50% ऑफ रहेगा। जुड़ने के लिए saurabpande.upsc.com में जाना है और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। अगर आप बुक सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, सारी एडवांस बुक्स एक साथ आपकी कवर हो रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देखो, ये टॉपिक है 26 राफेल एमजेट्स 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, इसके ऊपर टू बी साइंड। अब जब साइन होगा तब देख लेंगे, बट यहाँ पे हमारे लिए एक टॉपिक आ जाता है जो कि अभी न्यूज़ में भी था। अभी हमने स्पेसिफिकली एक मिसाइल के ऊपर चर्चा की थी, इफ यू रिमेंबर। वो इसी सबमरीन से जुड़ी हुई थी, इसी से लॉन्च की गई थी। अभी 2-4 दिन पहले हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। और यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सबमरीन दैट वी कॉल इट एज आईएनएस अरिघाट करके है, ठीक है। अरिघाट करके जो है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज़ आईएनएस अरिघाट। तो आईएनएस अरिघाट की बात करें तो क्या है, ये एक सबमरीन है। इट्स अरिहंत क्लास सबमरीन, सबमरीन जो पनडुब्बी आपकी होती है। इसमें हमने और चीज़ें देखी है कि एक न्यूक्लियर क्लास सबमरीन का क्या मतलब होता है,
ये न्यूक्लियर जो सबमरीन है और दूसरी जो सबमरीन्स हैं उनमें क्या बेसिक अंतर है, टेक्नोलॉजी कौन से इस्तेमाल होती है, ये कई बार हमने इस पर चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि INS अरिहंत क्या है, ये अपग्रेडेड वेरिएंट है ऑफ अरिहंत क्लास सबमरीन, और ये क्या है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ना। इट इज़ द सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, मतलब इससे अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च भी किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड का एक डिसएडवांटेज बताओ कमेंट सेक्शन में। सबमरीन जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स का ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसकी शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम, इसका कंस्ट्रक्शन आपका किया गया है। इसका कोड नेम S3 है, ये पॉइंट आप देख सकते हो। एंड हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पर अपना एडवांसमेंट बढ़ा रहे हैं। और न्यूक्लियर सबमरीन जो आप कह सकते हो न्यूक्लियर सबमरीन, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो मैंने कई बार चर्चा की है, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैंने आपसे चर्चा कर रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें प्रश्न कैसा बनेगा, INS अरिहंत जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न जो है वो आपके लिए एक तरीके से फ्रेम हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस एक तरीके से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ बनी, क्या इसके बेसिक फैक्ट्स हैं, ये ध्यान में रखना है। स्ट्रेटजिक रोल इसका क्या हो सकता है, तो इससे हमें न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर डेटरेंस शब्द कई बार चर्चा आप सुनते होंगे। न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब आपके पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो उससे सामने वाला देश भी डरेगा, और ये डेटरेंस का काम करता है, तो सामने वाला भी आप पे अटैक नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमने ट्राइड, एक शब्द और भी मैंने कई बार आपके लिए यूज़ किया है, दैट इज़ ट्रायड। तो ट्रायड शब्द भी है, ठीक है, ट्रायड करके, ट्रायड। तो ये जो ट्रायड है इसमें भी हम कैपेबिलिटी, मतलब हम न्यूक्लियर जो वेपन है उसको एटमॉस्फेयर से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, और समुद्र से कर सकते हैं, सबमरीन के माध्यम से। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड बन जाता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन हम कहीं से भी लॉन्च जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रगति सिस्टम है। प्रगति सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रगति देखोगे प्रोएक्टिव, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्ट का पूरा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या किसमें क्या डेवलपमेंट है, कहाँ कितना प्रोजेक्ट रीच किया, क्या कमियां हैं, इस पे पूरा नज़र बनी होनी चाहिए। तो ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो जो प्रगति सिस्टम है, इस प्रगति सिस्टम के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो भी प्रोजेक्ट है सरकार के द्वारा जो रन किए जा रहे हैं, जो भी गवर्नेंस एस्पेक्ट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर एक तरीके से मॉनिटरिंग और जो है प्रॉपर तरीके से उनकी की जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला तो फुल फॉर्म आप याद रखो कि प्रगति का मतलब क्या है, दैट इज़ प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके फुल फॉर्म से ही इसका मीनिंग है। इसका मतलब क्या है कि किसी तरीके से टाइम बाउंड मैनर में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको या गवर्नेंस को हम इम्प्रूव करें, या एक तरीके से चीज़ों को टाइमली इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो कई जो प्रोजेक्ट डिले है या उसको रोका जा सकता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। अगर कहीं भी डिले है और स्टेट के लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, सेंटर के लेवल में कुछ कमियाँ, तो उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काफ़ी फोकस है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे काफ़ी फोकस है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काफ़ी जो है फोकस है ना। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जब भी आप गवर्नेंस के ऊपर कोई बात लिखते हो कि अगर हमें गवर्नेंस इंप्रूव करना है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल प्ले हो सकता है गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट के अंदर, तो उसमें आप प्रगति सिस्टम का हाईलाइट कर सकते हो। उसमें आप क्या है, प्रगति जो सिस्टम है उस पर आप हाईलाइट आप कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो उस पर चर्चा जो है प्रगति सिस्टम पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे अगर प्रगति सिस्टम से रिलेटेड कहा जाए क्या है, तो ये देखो, ये सब टाइप के डायग्राम भी आपके अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो उसमें आपको ये दिया जाता है इस टाइप के डायग्राम, और भी बहुत सोफिस्टिकेटेड माइंड मैप्स पे मैं काम कर रहा हूँ जो आपके लिए प्रहार बैच के अंदर है, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो प्रगति सिस्टम में देखो, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मंथली रिव्यू, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेंटर स्टेट, क्योंकि चीज़ें तो देखो
स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगी और वहाँ पे कुछ ऐसा डिले प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं तो फिर चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, तो उस चीज़ को नज़र बना के रखना ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रोजेक्ट मैनेजर जितने भी हैं सबके बीच एक तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेल है, यहाँ पे एनवायरनमेंट का एक टॉपिक निकल कर आता है एंड दैट इज़ स्पेड टूथ वेल। ठीक है, ये रेयर है, जैसे आप ये देख सकते हो, डायग्राम आप देख लो, ये है। अब ये जो वेल है, इस वेल के बारे में कहा जाता है कि ये आज तक लगभग मतलब 100 साल के ऊपर का समय हो चुका है और ये बहुत ही कम, लेस देन 10 टाइम्स विजिबल हुई है और अभी हाल में देखी गई है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है ये। न्यूजीलैंड के अराउंड इसकी थोड़ा सा नज़र जो है मतलब ये देखी गई है, तो इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ में पॉइंट्स देखते हैं। ये जो स्पेड टूथड व्हेल है, देखो इसका जो आप अगर थोड़ा सा अभी जो मैंने इमेज दिखाई, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर है ना, टूथड स्पेड टूथड व्हेल, अभी फिर से इमेज दिखाता हूँ मैं। तो जो इसका डेंटल स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम ऐसा रखा गया, डेंटल जो स्ट्रक्चर है मतलब दांत से रिलेटेड। तो ये डीप ओशनिक वाटर, अंदर समुद्र के नीचे पाई जाती है, तो अब नीचे तो कौन देखने जाएगा, तो ये बात है। उसके बाद ये क्या है कि लगभग 20 फीट तक इसकी हाइट हो सकती है। स्पेड शेप्ड जो इसका जो टीथ होता है, ये इसको दूसरे वेल स्पीसीज से अलग करता है। ये बिग्ड वेल फैमिली से बिलोंग करती है ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन, बिहेवियर और इसका किस टाइप से मतलब प्रकृति में ये सर्वाइव प्रकृति के अंदर ही किस तरीके से आपके सर्वाइव कर रही है, तो ये एक आता है। तो डीप डाइविंग मतलब ये सटेशियंस मतलब एक तरीके से कैटेगरी है जीवों की, वो है। तो डीप वाटर के अंदर ये आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो डीप वाटर जो है वहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। इसके ऊपर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी इसके लिए लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसके बिहेवियर को समझा जाए, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके हैबिटेट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी ह्यूमन जो सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको इस वेल के बारे में देखना है। दूसरा देखो, ये जो स्पेड टूथ वेल है जिसे मेसोप्लोडोन ट्रैवर्सी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है मेनली साउथ पैसिफिक रीजन में पाई जाती है, न्यूजीलैंड के अंदर खास तौर से, और ये चिले जो रीजन है वहाँ भी पाई जाती है। बहुत ही कम इसके बारे में जाना गया, तो आप देखोगे इसका जो इस टाइप से जो ये स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसे स्पेड जो टूथ वेल के नाम से इसको जाना जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है, फटाफट आप इसके माध्यम से रिवाइज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूज़पेपर में चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और फिर मैंने आपको कई बार बोला कि जो फिजिकल न्यूज़पेपर होता है उसमें चीज़ें थोड़ा सा कम होती हैं, काफ़ी ई पेपर में पूरा चीज़ें ज़्यादा कवर्ड होती हैं। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी रोल प्ले कर रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर वो बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, प्रिंट करवाएंगे हिंदू वाले जो न्यूज़पेपर वाले हैं, तो उनको भी ये रहेगा कि यार उनका कॉस्ट जो है बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट वो ई पेपर में देते हैं, ई पेपर के माध्यम से ज़्यादा। तो हम लोग ई पेपर फॉलो करते हैं, और वो इंटरनेशनल इशू, तो उसमें ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं जो यूपीएससी कंटेक्स्ट में है, या आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक आपके लिए निकल कर आता है। अब देखो, अब टीचर का रोल ये हो जाता है कि अब मैं आपको ये कहानियाँ सुनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखना है कि टॉपिक आपके सिलेबस से कौन सा आ सकता है, उस पर नज़र बनाना जरूरी है। अगर आप इस यूपीएससी के ट्रेंड को आप समझ पाएँ, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाएँ या एनालाइज कर पाएँ, तो यू कैन कंक्लूड दिस पॉइंट कि जो स्टैटिक आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से सीख सकते हैं। खास तौर से कुछ जो डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी पॉलिटी, आजकल बहुत डायनेमिज्म है उसमें, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर, आईआर पूरा डायनेमिक एस्पेक्ट है। तो इस पर, इन चीज़ों का पर अगर आपको पकड़ बनानी है तो एक तो चलो स्टैटिक में जो नॉलेज है वो तो है ही, इसके अलावा भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है वो ये बनता है कि आप पूरे तरीके से फोकस करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे तरीके से आप फोकस करें कि न्यूज़पेपर में अपने उस स्टैटिक नॉलेज को अप्लाई करें। बुक सीरीज़ के माध्यम से मैंने बुक जो एडवांस बुक से सारी कवर की हैं, अब वो दिसंबर तक जो रिमेनिंग लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे। आप उसको बुक सीरीज़ से चीज़ों को पढ़ो, स्टैटिक नॉलेज आप गेन करो, बुक पर फोकस करो। बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उससे भागना नहीं है। ये आपको इंश्योर अपने आप को करना, बड़ी ईमानदारी से आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, और साथ में फिर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी आप चीज़ें करते हो उसके माध्यम से अप्लाई करना सीखो। आपको इधर उधर कहीं जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन बुक्स को आप फॉलो ही करो, उसके पीछे उसको मतलब इग्नोर मत करो। यूपीएससी किसी कोचिंग नोट्स को फॉलो नहीं करेगी, वो बुक्स को फॉलो करेगी, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप खुद ही डायरेक्टली उस बुक को पढ़ो ना,
वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ लो और फिर उसी बुक को पढ़ लो, उसी से नोट्स बन जाए, उसी से सॉनोप्सिस बन जाए। तो रादर दिन 50 चीज़ें पढ़ने से रिलेटेड आपको पता है कि मुझे 8 ही किताबें कुछ एनसीईआरटी पढ़नी है। यही अंतर होता है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो रह जाते हैं। हम लोग सेकेंड कैटेगरी में थे, मतलब इधर उधर ज़्यादा पढ़ते थे। अब ये ज्ञान अभी 8-9 साल की जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस बेसिस में ये ज्ञान मिला है कि नहीं देखो, सोर्सेस को लिमिटेड रखना है, ऑथेंटिक सोर्सेस फॉलो करने हैं, बुक्स जो कुछ ऑथेंटिक्स हैं वो देखना है, ऑथेंटिक बुक्स हैं 7-8 वो बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ है, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है, इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कर लो, काम आपका हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक क्या बनता है, तो यहाँ पे मैं जो टॉपिक आपके लिए निकाला हूँ दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डीएनए प्रोफाइल, जेनेटिक प्रोफाइलिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग है। अब ये सब आपको बहुत ही कॉमन सी चीज़ पता है, हर एक जीव जो है वो सेल्स का बना है, मतलब सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम की बात करें उसमें अगर देखोगे तो फिर उसके से डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट जीन होता है। तो डीएनए के अंदर ही सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट है, और डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या है कि न्यूक्लियस में अगर इंसान की अगर बात किया जाए तो इसमें हाईलाइट क्या है कि लगभग 2 कॉपीज़ ऑफ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें, अगर देखा जाए। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें एग और स्पर्म्स की जब हम बात करते हैं उसमें एक क्रोमोसोम ईच पेयर की फ्रॉम ईच पेयर फॉर्मिंग अ जाइगोट विथ 2 जीनोम सेट्स, मतलब जैसे इसमें ईच पेयर है तो उसमें एक आपका मदर से मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा। डीएनए मॉलिक्यूल्स में देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करोगे तो इसमें जो मेन आपके कंपोनेंट्स बनते हैं तो एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन और थाइमाइन, ठीक है। इससे मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर आपका बनता है। मतलब ये अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना, कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं और उससे मिलकर जो है आपका डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। और डीएनए स्ट्रक्चर में आपको ये नाम जरूर से याद रखना है, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन और थाइमिन, ठीक है। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह जो प्रेजेंट होता है उसे हम यूरेसिल बोलते हैं, यूरेसिल जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम में लगभग 240 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम 21 में देखो 40 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स अक्रॉस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। आप इमेजिन करो कि कितने ज़्यादा आपका हाईली एडवांस स्ट्रक्चर है, और तब जाके हम इंसान के रूप में खड़े हैं, ठीक है। मतलब सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो इन्हीं डीएनए और इसके अंदर ही है, और वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कैसा शरीर होगा, सारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना। जैसे आप समझो कि जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि दिमाग का जो एक मेमोरी वाला पार्ट है ना, कि आपने कुछ जो दिमाग में सोचा फिर याद रखा, उसी मेमोरी की बात करते हैं। आप सोचो कि आपके शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं वो कितने समय की मेमोरी कैरी कर रहे हैं, कि आपके जो एंसेस्टर है उनका जो आपके जो मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो भी वो कैरी कर रहे हैं, और उसी मेमोरी के बेसिस पर चीज कि आपका शरीर कैसे डेवलप होगा, कैसे फंक्शन करेगा, आपका स्किन कैसा होगा, नोज़ कैसा होगा, सारी जितना भी स्ट्रक्चर कैसा होगा वो उसी के बेसिस में आपका डिसाइड और डिटरमाइन होता है। अब देखो एक टर्म और है दैट इज, ये आपको बस ये थोड़ा प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, दैट इज द सिंपल टैंडम रिपीट्स। ये सब उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज सिंपल टैंडम रिपीट्स। तो कुछ जो जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लो ये डीएनए स्ट्रक्चर है। अब इस डीएनए स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन में अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल सर्टेन डीएनए सीक्वेंसेस आर रिपीटेड एट स्पेसिफिक लोकाई वेरिंग बिटवीन क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। तो मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक सर्टेन सीक्वेंस होंगे, मान लो ये हिस्सा है, और ये अपने आप को रिपीट कर सकता है। रिपीट का मतलब एक बार दो बार ऐसे हो गया। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंपल टैंडम रिपीट्स, शब्द हम इसके लिए बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल टैंडम रिपीट रिसेंटली न्यूज़ में है, वो किसका हिस्सा है या फिर क्या है। तो आपको याद रखना है कि दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड, दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इसमें ये भी कहा गया कि ये जो एसडीआर है, एसटीआर लोकाई है, इसको अगर हमें जानना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बताता हूँ मैं क्या है, और एक आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आपका होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इन टेक्निक के माध्यम से हम डीएनए के स्ट्रक्चर और इन सब के बारे में जान सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस का टाइम था तो आरटीपीसीआर की बात करते थे,
तो सिंपल से मैं आपको बताऊँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है कि कोई भी चीज़ छोटी सी है उस चीज़ को एम्पलीफाई करना, और उस जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल लो, जैसे एक ऐसा समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, मान लो आपके मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक पेज के नोट्स हैं, ठीक है, एक पेज के नोट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और आपको 100 पेज करना है, तो आप उसी एक पेज को लेकर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, कॉपी फोटो कॉपी इस टाइप से। इसी तरीके से एक छोटा सैंपल है, उसको बढ़ाना है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से कर पाओगे, तो वो आपका रहता है। तो और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक तरीका होता है जिसके माध्यम से, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम डीएनए जो सीक्वेंस और इन चीज़ों को जान सकते हैं। फिर ये कॉमन सी बात है कि मान लो कि एसटीआर्स और ये इसके बेसिस पे बायोलॉजिकल फादर और इसके बारे में हमें जानकारी जो है वो मिल सकता है। तो एसटीआर एनालिसिस में डीएनए का जो प्रोफाइल है वो बन सकता है कि डीएनए प्रोफाइल का मतलब कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, इसमें एसटीआर रिपीट्स ये हैं, इस बेसिस में बायोलॉजिकल फादर ये है, या जो भी पेरेंटिंग है उसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सकती है। तो जब आप एक डीएनए प्रोफाइल शब्द की बात करते हो, जैसे मैं बोलूँ कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, बताओ तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने ये किया है, इस टाइप का पूरा आप बताओगे। ऐसे जब डीएनए प्रोफाइल की बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे, बोले डीएनए प्रोफाइल है, अच्छा डीएनए है, डीएनए में एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमिन, ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, एसटीआर रिपीट्स इतने हैं, ये एक्स इतना प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इस टाइप से आप जान पाओगे। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर डीएनए का बनता है वो उसके डीएनए प्रोफाइल को डिसाइड और डिटरमाइन करता है। तो ये शब्द थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सिटीजन्स विद डिसेबिलिटी मेकिंग देयर राइट्स रियल। तो यहाँ पे एक टॉपिक जो से पूरी चीज़ें तो है, इसमें मैंने जो टॉपिक पिक किया, एक तो स्टेट कमिश्नर के रोल के बारे में, और दूसरा मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है जो पूछ सकते हैं, दैट इज़ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 1 के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात अगर किया जाए तो ये एक्ट, जैसे इसके फुल फॉर्म ही अगर आप देखोगे तो जो डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप क्या कह रहे हो कि जो राइट्स और डिग्निटी इंडिविजुअल जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या डिसेबल हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे, उनके राइट्स और डिग्निटी को कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, साथ में इंक्लूसिविटी मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें उनको कैसे इन्वॉल्व रखा जाए, और इसमें पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो है कि जैसे बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस जो पर्सन विद डिसेबिलिटी फेस करते हैं, तो जितने भी वो लीगल चैलेंजेस, लीगल फ्रेमवर्क है, उस लीगल फ्रेमवर्क को भी इस एक्ट के अंदर चर्चा आपकी की गई। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की गई, जैसे मान लो एजुकेशनल आस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट आस्पेक्ट, हेल्थ केयर आस्पेक्ट, ठीक है, और उसमें एक्सेसिबिलिटी मेजर्स, पब्लिक स्पेस में एक्सेसिबिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, या लीगल फ्रेमवर्क जो भी है, अगर राइट कर्ब होता है या कोई इश्यूज फेस होता है तो लीगल फ्रेमवर्क पूरा इंक्लूडेड है। तो ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को देख लोगे तो आप ये मानो कि आपका समय पूरा बच जाएगा। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, कोई ऐसे कवर नहीं करता है ना, क्योंकि पर्पस देखो सिर्फ इतना है कि द पॉइंट इज कि आपका समय जो है वो बचे, ठीक है, कंटेंट भी, क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेंटेन रहे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो समय है वो भी आपका बचे। अगर आप समय नहीं बचा पाए, मतलब 4 घंटा लगा दोगे इसी को पढ़ने में, तो वो देखो आज का टेक्नोलॉजी का समय है, तो आई थिंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप समय को बचाते हुए अपना और चीज़ों पे भी जो फोकस करने की ज़रूरत है उसको भी फोकस आप करते रहे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये डायग्राम से आप फटाफट देख सकते हो कि उस एक्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत डिटेल तो नहीं, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हमें आइडिया होने चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस है जिसमें जो भी पर्सन है जो डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं उनके राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्ट के अंदर जो डिसेबिलिटी के डेफिनेशन, साथ में कंडीशंस हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल डिसेबिलिटीज, उसको डिफाइन किया गया है। इसमें राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड बी इंक्लूडेड इन कम्युनिटी, पब्लिक स्पेसेस में, ट्रांसपोर्टेशन में। आप देखोगे ना, जैसे मान लो आप मेट्रो में जाओ तो वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके अपना एक कुछ चैलेंजेस मान लो मूवमेंट में हो रहा है, तो उस चीज़ को हमारा ये जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस स्पेस को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाया जाए, कि ऐसा कोई मतलब उनको इश्यूज़ ना हो। आप देखोगे रेलवे स्टेशन में लिफ्ट लगी रहती है, ये सब चीज़ें, तो ये सब पावर कहाँ से आ रही है, इस एक्ट के माध्यम से चीज़ें जो है वो आपकी इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कई चैलेंजेस हैं, है ना। अब ये चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हो इस एक्ट के अंदर। तो देखो, इतना कंटेंट 250 नंबर के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस है, फिर रिसोर्सेज की कमी, तीसरा सोशल स्टिग्मा जो है, सोशल एटीट्यूड है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको, मतलब आप ये देखोगे कि जो एक माइंडसेट को लेकर देखा जाए तो उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि देखो
फिजिकल सेंस में आप सोचो कि कोई पर्सन जो है उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, लेकिन आप देखोगे कि कई चीज़ों में वो और किसी चीज़ में और बहुत बेटर है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, किसी कोई चीज़ नहीं है तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे के पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है, तो उससे भी डील करना एक बड़ा चैलेंज बनता है। जो एक्ट आप कह सकते हो कि एक्ट में के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर भी ज़रूरत बनती है। रिसेंट ईयर में देखा जाए जुडिशरी ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना मैटर करता है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें कि जो भी स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको काफ़ी हद तक आपका एड्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद जो है वो रखने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इस आर्टिकल में मेंशन की गई, दैट इज़ द स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी। मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल भी होना चाहिए जो कि इस एक्ट को पूरे तरीके से सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और उस पर नज़र बना के रखें। तो वो जो है स्टेट कमिश्नर्स होते हैं, मतलब पुलिस वाले नहीं। इसके डिसेबिलिटी को जो ये एक्ट है और इस एक्ट के में जो भी प्रावधान है वो इम्प्लीमेंट हो, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी वो स्टेट कमिश्नर्स की होती है, जो इस एक्ट के तहत आपके अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो स्टेट कमिश्नर उसके रोल पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं। एक्ट के माध्यम से यहाँ पे स्टेट कमिश्नर का गठन होता है फॉर डिसेबिलिटी, ये हाईलाइट किया गया है। इसमें क्या है कि ये जो सेक्शन 82 है इस एक्ट का, स्टेट कमिश्नर के पास पावर है, सिविल कोर्ट है, तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग कंडक्ट किया जा सकता है स्टेट कमिश्नर के द्वारा। मान लो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू आता है तो वहाँ पे किसी को समन किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करना, मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन इस एक्ट को देखना, फिर खुद से जैसे इंटरवीन करना ओन इनिशिएटिव के माध्यम से कि जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, जो कि इस एक्ट को ऐसी कोई पॉलिसीज़ या लॉज अगर मान लो ये जो एक्ट है आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला एक्ट है, अगर ये सही से इम्प्लीमेंट अगर नहीं होता है या कोई ऐसी पॉलिसी लॉ है जो उसके खिलाफ है, उस स्थिति में भी नज़र बना के रखने का काम जो है वो भी स्टेट कमिश्नर के पास है। अब यहाँ पे देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कुछ एक कमियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, मतलब जो एक प्रोएक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए उसकी कमी है, तो वो देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। फिर जो इनेबिलिटी टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, तो मतलब ये ज़रूरी है कि मान लो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अब वो बहुत सारी इश्यूज प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ रहा है, अब स्टेट कमिश्नर की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं निभ रही है, या लॉ सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट है उसका डाइल्यूशन होगा। तो इस ट्रस्ट के डाइल्यूशन को कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की ज़रूरत बन जाती है। फिर कुछ मेजर्स हैं, खास तौर से जो वायलेशंस है उसको आइडेंटिफाई करना, और जहाँ पे भी एक्ट में इम्प्रूवमेंट की बात है उसके लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये जैसे आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 जो है आपका मेंस का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके लिए प्रश्न बिल्कुल इससे फ्रेम हो सकता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो माइंड मैप्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन माइंड मैप्स प्रहार बैच में जो बच्चे हैं उन्हीं को अवेलेबल रहेंगे, लेकिन और इस भी एडवांस माइंड मैप्स भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसमें, जिसमें सारा टॉपिक एक एक पेज में मैं कन्वर्ट करके कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा जो प्रहार बैच और जो पुराने करंट अफेयर प्लस जो बैच है ना, जो कि बैचेस चल रहे हैं ऐप के अंदर, जो क्लासेस आपकी अपलोड हो रही हैं, बाकी नॉर्मल पीडीएफ जो प्रॉपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलो एक टॉपिक और आता है, दैट इज इंडिया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। अब इसको थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड करो। ऐसे टॉपिक्स मतलब पूछ सकते हैं, पेपर 2 के अंदर बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर आप देखोगे आपके घर में कोई रिसर्च कर रहा होगा तो उन्हें कई सारे जैसे कंटेंट एक्सेस करना, तो अलग अलग जर्नल्स और उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और बहुत कॉस्टली होता है। जैसे मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा, आपने कहीं पे अपलोड किया, तो वो फ्री में अपलोड तो करवा लेंगे। सपोज करो आपने आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल है वो अपने जर्नल में पब्लिश करने के लिए आपसे पैसा लेंगे, और दूसरे से दूसरा अगर उसको पढ़ पाए, पढ़ने का मतलब उसे अलाउ हो कि वो पढ़ ले, तो उससे भी पैसा लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा जिसका आर्टिकल अपलोड हुआ है। ये चीज़ होती है, तो ये इशू होता है, एक प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो। जैसे अगर मान लो आप कोई OTT प्लेटफॉर्म से उसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जर्नल्स हैं तो उनका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और फिर तभी एक्सेस हो पाएगा, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये बात हो रही है कि एक सब्सक्रिप्शन हो और जिसके माध्यम से जितने भी जर्नल्स और जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सके। इससे क्या है कि नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि कुछ तक जिनके पैसा वही उस नॉलेज को देख पाए या उससे पढ़ के आगे रिसर्च कर पाए। तो इस पर एक विचार जो है वो चल रहा है,
ठीक है, ये कंटेक्स्ट है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें देखा जाए कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, ये इसके माध्यम से जो नॉलेज अक्रॉस द इंडिया है वो उस पर काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन में सब सारे जर्नल्स और ये सब एक्सेस जो खासतौर से रिसर्च से रिलेटेड है उसको आप कह सकते हो कि एक्सेस किया जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इट विल डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू एकेडमिक्स, ये भी कहा गया है। रिसोर्सेज, हर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, किसकी क्या साइज़, लोकेशन क्या है, कहीं से भी जो भी अच्छा रिसर्च मटेरियल है उसको एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि अगर किसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट में क्या आगे पहले से ही रिसर्च हो चुकी है, तो फिर मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि जो भी रिसर्च है उस पर जो भी रिसर्च है उसकी आपको अगर पहले का नहीं पता तो आप अपनी रिसर्च में इतना अच्छा काम ना कर पाओ। तो ये अगर आपको एक्सेस है तो आप देख सकते हो, जो भी रिसर्च है उस पर स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात आपकी हो रही है ख़ास तौर से। उसके बाद यूनिफाइड सब्सक्रिप्शन की बात आपकी हो रही है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। और एम क्या है कि कई जो एकेडमिक रिसोर्सेस हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन फी से मिल जाए। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर ONOS प्रोग्राम और दे गेन एक्सेस टू अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च जर्नल्स एंड पब्लिकेशन विदाउट द बर्डन ऑफ इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो भी इस प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड होंगे वो सारे के सारे जो भी रिसर्च और ये सब है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ से क्या एकेडमिक जो नॉलेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर आपका हो पाएगा, रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होगा, इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा, रिसर्च क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, ये बहुत है। पोटेंशियल ड्रॉबैक्स है कि यहाँ पे क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल हो सकता है और रिसोर्सेस में जो भी डाइवर्सिटी है वो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए या उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो। फिर जो भी जर्नल्स और वो सब जो अलग अलग पैसा ले रहे हैं उनको पैसा का आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करोगे, ये भी है, ये भी एक है। इश्यूज़ कई सारे आएंगे। जो आपके रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो उन्हें उनका मतलब डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, बट इसका आइडिया आपको रखना है। फिर उसके बाद मेन गोल इसका क्या है कि रिसर्च और एजुकेशन भारत के अंदर इम्प्रूव करने की बात इसमें की गई और साथ में एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा उसको इम्प्रूव करने की बात की गई। अब देखो दूसरा ये टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ प्राउडोथॉन्स थ्योरी। अब ये ऐसे टॉपिक्स जैसे आज पिछली बार ट्विस्टर पूछ लिया, अब जैसे आप लोग पढ़ते हो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट, ये सब हम पढ़ते रहते हैं, इसी तरीके से ये थ्योरी भी है। ये थ्योरी आपको आइडिया रखना है, ये GS पेपर 4 के लिए यूज़फुल है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। मैंने आपको कहा कि इथिक्स इंटीग्रिटी का मैंने बहुत ही अच्छा एक कोर्स क्रिएट कर रखा है, उसमें बढ़िया नोट्स हैं और वीडियो लेक्चर है। नोट्स देखो, वीडियो लेक्चर, वो नोट्स पढ़ो, वीडियो लेक्चर सुनो, आपका आप मानो कि बढ़िया हो जाएगा कोर्स, बढ़िया तरीके से आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। तो वो सौरभ पांडे CSE ऐप में आप चाहो तो एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टॉपिक आपको मतलब दैट इज़ प्राउडोथॉन्स थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे अगर एक थॉट प्रोसेस देखोगे तो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट क्या होता है। कैपिटलिस्ट जो माइंडसेट है उसमें ये कहा जाता है कि जो रिसोर्सेस हैं वो एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन होता है। तो है ना, तो ये कैपिटलिस्ट है कि मतलब एक इंडिविजुअल वो रिसोर्सेज को, या प्राइवेट प्लेयर जो है वो रिसोर्सेज को ओन करता है, एसेट को ओन करता है। तो जब इंडिविजुअल करेगा तो उसका एम क्या होगा, दैट इज़ प्रॉफिट। उसको जब प्रॉफिट होगा तभी उस चीज़ को वो शेयर करेगा या वो वही काम करेगा जो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है उसमें ये थॉट माइंड में रहता है कि जहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिले, जहाँ से भी प्रॉफिट डिराइव हो, उस चीज़ को हमें बेचना है, चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है तो उस चीज़ को बेचना है। ये एक क्या होता है, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट की बात की जाती है। तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत एक हाई स्टेक में रहता है। अब यहाँ पे इसका अपोजिट, मतलब इसके थोड़ा अलग से देखो, ये जो प्राउडोथॉन कंसेप्ट है ऑफ म्यूचुअलिज्म, इसमें कहा गया कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है कि म्यूचुअलिज्म दैट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कैन एंगेज इन कोऑपरेटिव एक्सचेंज विदाउट द नीड ऑफ फॉर कोअर्सिव गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो यहाँ पे जैसे आप पहले के टाइम पे अगर आप भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर को समझो तो कुछ इस तरीके से था। आप चाहो तो अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई किसान के रूप में, मान लो किसी खेत में काम कर रहा है, तो उसको फिर जो खेत में जो उन्होंने काम किया तो उसको जो भी पैदावार होगा उसका कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाता था। सपोज़ कोई बाल काट रहा है तो उसको कुछ ऐसा ही एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता था। तो मतलब अलग अलग प्लेयर्स थे, अपनी वो सर्विस देते थे और कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज थी सोसाइटी के विदिन
उसको उसके बेनिफिट्स को आपस में शेयर करता था। मान लो किसी कोई पैदावार कर रहा है तो वो जो भी उगा रहा है उसका कुछ हिस्सा देता था, सामने वाला पर्सन एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस टाइप का था। बट अब क्या है, हर चीज़ का एक चीज़ मिल रही है, वो क्या है कि आप कोई भी सर्विस दे रहे हो तो उसके लिए पैसा चार्ज करना। तो ये एक अब आज के समय में है, तो पैसा चार्ज है तो वहाँ प्रॉफिट देखना जरूरी है। तो ये जो थ्योरी है ये साफ साफ क्या कहती है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो कोऑपरेटिव एक्सचेंज विदाउट द नीड फॉर कोर्स, मतलब आपको बिना सरकारी अथॉरिटी के, बिना समाज के विदिन जो है एक कोऑपरेटिव एक्सचेंज चीज़ों को लेकर किया जा सकता है। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो है बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, कि भाई मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तुम मुझे ये दे दो, तो म्यूचुअल बेनिफिट में चीज़ों का लेन देन जो है वो होना चाहिए। अभी हमारे समाज में पहले के टाइम पे था, अब नहीं है। अब तो हम तो वही प्रॉफिट वाली सिस्टम में चले गए। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको याद रखना, प्रोudthon थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मत जाना, कोई सोशियोलॉजी किसी का कुछ होगा तो वो अपना डिटेल पढ़ लेना, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे म्यूचुअल, यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्सचेंज, शेयर्ड रिसोर्सेज की शेयरिंग की बात की गई है। कोई कोएर्सिव अथॉरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि जो ज़बरदस्ती एक तंत्र आपके ऊपर बिठा दिया जाए और वो आपको बोले कि तुम्हें ऐसे चीज़ों को लेके एक्सचेंज करना है, ठीक है। समाज एकरूपता के बेसिस पे होगा। देखो क्या है, अब इस चीज़ को समझो कि समाज के अंदर इनइक्वालिटी कैसे जनरेट होती है। तो उसमें एक बड़ा रोल तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी है। तो जिसके पास पैसे का रिसोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस जनरेट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है और समाज में ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। समझना बात को। आज मेरे पास 100 रुपये, मेरे पास फिर 1 लाख हो गया, फिर मेरे पास 10 लाख हो गया, फिर 20 लाख हो गया, 100 लाख, मतलब 1 करोड़ हो गया। तो ये क्या होगा कि ये एक तबका बन जाएगा। दूसरा जो है नीचे है कि किसी के पास 5,000 भी नहीं, किसी के पास 2,000 भी नहीं, किसी के पास 1,000, वो एक अलग तबका बन जाएगा। मतलब कि पैसे के बेसिस पे सामाजिक इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने हर सर्विस और चीज़ों को ये मान लिया है, हमने उसका जो बेसिस एक्सचेंज का, उसके लिए हमने मनी जो है निर्धारित कर रखा है कि जो पैसा देगा उसको उस चीज़ को एक्सेस करेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप मूव करो कि भाई मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, तुम एक सर्विस दे रहे हो, तो ठीक है, तुम्हें मेरी सर्विस चाहिए, मुझे तुम्हारी चाहिए, हमने उस चीज़ को एक्सचेंज कर लिया, रिसोर्सेज का शेयरिंग हो गई। तो ना तुम बड़े बहुत आगे बढ़ रहे हो ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी इससे दूर हो सकती, मतलब इससे इनइक्वालिटी इतना अधिक अराइज नहीं होगी, ठीक है। ऐसा सामाजिक तंत्र अगर आप पढ़ोगे भारत के अंदर पहले प्रेजेंट था। ऑल्दो फिर मतलब वो जो एक माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत समय तक जो सामाजिक रिफॉर्म्स और उसकी जो कमी रही है, तो हो सकता है उसका बहुत अधिक डाइल्यूशन हुआ। साथ में कास्ट से रिलेटेड और जो चीज़ें प्रेजेंट थी उससे भी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन आप देखोगे कि गांव देहात इलाकों में काफ़ी समय तक ऐसा जो तंत्र है वो आपका विजिबल था। तो आप अगर जैसे ही ये मेरे शब्द सुनोगे तो आप में से कईयों के माइंड में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपने नेगेटिव चीज़ें ही पढ़ी हैं। बट समाज में कुछ पॉजिटिव भी था, तो आपको दोनों चीज़ें जाननी चाहिए, ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो ये थ्योरी थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो ये देख लेते हैं कुछ आंसर्स आप लोग मुझे पोस्ट करते हो। और मैंने फिर आपको कहा कि आकलन प्लस जो है वो मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आप अपने आंसर्स अपलोड कर सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ और मैंने ऐड ऑन किया है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस लिखते हो, आपको चाहिए कि आपका आंसर इवेल्युएट हो, तो वो भी मैं अब प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें जैसे आज जो है सेट 2 अपलोड होगा, उस सेट 2 में चीज़ें ब्लैंक होंगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऊपर लिखने हैं और उसका आप इवेल्युएशन करा सकते हो। तो 2 फेज़ में होगा। पहला जो एक सेट जो मैंने अभी डाला वो थीम बेस्ड अप्रोच जाएगा, जैसे अभी मैंने बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो डाले हैं। इसके अलावा आप खुद कोई क्वेश्चंस कहीं से देख के लिखते हो, तो अगर है ना, मान लो बेस्ड ऑन आपकी तैयारी, तो उसको अगर आप चेक कराना चाहते हो तो वो सेट 2 में जो है वहाँ पे आपको जाना है। आकलन प्लस जो कोर्स चल रहा है जिसमें आपकी आंसर्स इवेल्युएशन है, उसमें जाके आप अपने आंसर्स को इवेल्युएट करा सकते हो और आपका आंसर इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने आंसर को सेंड किया है। देखो जब भी आप अपने आंसर देखो, इन्होंने इंट्रो लिखा, फिर यहाँ डायग्राम बनाया, फिर यहाँ पे इन्होंने पॉइंट फॉर्मेट में चीज़ें, ये जो फॉर्मेट है लिखने का ये 10 मार्क्स के लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप 15 मार्क्स में लिखोगे तो अप्रोच में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। देखो आपका जो आंसर है ना उसमें एक डायग्राम आपने बना दिया, बट ऐसा थोड़ा सा जैसे कोई चीज़ आप जैसे बीजिंग मॉडल आपने लिखा, तो इसमें ज़रूरी है ऐसा हर जगह एरो से बहुत डिजाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए बेस्ट अप्रोच आपके कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो। देखो लोग बहुत आंसर लिख रहे हैं और आप अभी सोच रहे हो कि यार मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ज़रूरी है कि तैयारी को बहुत सीरियसली लें और आंसर इवेल्युएशन के लिए आप आकलन प्लस जो है उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस पर कोई ऑफर है तो नंबर जो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा उससे आप देख के अपना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जापान का देखते हैं बॉन्ड यील्ड क्या है। तो बॉन्ड यील्ड क्या है, सिंपल सा एक टर्म आपको याद रखना। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कैपिटल मार्केट को अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें क्या है, जैसे मान लो कि बॉन्ड है ना, कागज़ की तरह है ना, उसको आपने बाई किया, उसमें क्या होता है, मान लो आपने 5,000 का खरीदा, 5,000 का खरीदने के बाद अब उसमें मान लो आपने उसमें 3 साल के लिए खरीदा, तो उसमें क्या है कि 3 साल के लिए खरीदा, मान लो आपको इंटरेस्ट रेट 6% मिल रहा है, तो जो मेच्योरिटी टाइम आएगा उस मेच्योरिटी टाइम में 5,000 रुपये प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 5,000 दे के वो कागज़ खरीदा जिसे बॉन्ड बोल रहे हैं, और 3 साल बाद उस जब वो आप दोबारा से उस कागज़ को रिटर्न करोगे तो आपको जो पैसा आपने खरीदने में लगाया प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो मान लो 5,000 किया तो उसका आपको 6,000 मिल गया, 7,000 मिल गया, 8,000 मिल गया। तो ये जो है जो रिटर्न बॉन्ड में है उसे बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें करंट यील्ड एक टर्म होता है, यहाँ पे फॉर्मूला रखा है, करंट यील्ड इक्वल टू जो करंट मार्केट प्राइस है, एनुअल कूपन पेमेंट है, टोटल रिटर्न ऑफ अ बॉन्ड इफ हेल्ड अंटिल मेच्योरिटी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड टू मेच्योरिटी है कि यील्ड टू मेच्योरिटी मतलब जो भी मेच्योरिटी तक है, मान लो 3 साल में मेच्योर हो रहा है तो उस समय तक जो आपका रिटर्न है, मतलब 3 साल की मेच्योरिटी तो 3 साल तक जो आपका रिटर्न, तो यील्ड टू मेच्योरिटी उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब मान लो कि 500 रुपये का रिटर्न आपको मिल रहा है, 1,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है 3 साल बाद, तो वो यील्ड टू मेच्योरिटी आपकी हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, हर फैक्टर है, क्योंकि जो भी आपको मतलब जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, वो कई सारे मार्केट के चीज़ों पे निर्भर करता है। कि जैसे मान लो आपने बॉन्ड खरीदा, जो पैसा आपने दिया, ऐसे हज़ारों लोगों ने पैसा दिया, उस पैसे को लगाया जाता, वहाँ से जो रिटर्न मिलता, उस रिटर्न के बेसिस पे फिर आपको रिटर्न आपको मिल पाता है। तो अगर वो जो मतलब मान लो कि जो भी ये बॉन्ड का जो खरीदना बेचना है, उसी में अगर कई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, तो इससे क्या है कि जो बॉन्ड आप कह सकते हैं कि जो बॉन्ड प्राइस में राइज होगा या जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी का आर्थिक जो हेल्थ है वो क्या है। चलो, बुक सीरीज़ है, इस पर 50% ऑफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी बुक्स हैं, जिनके वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं, ये सारी एडवांस किताबें आप कवर कर सकते हो। अगर अभी आप वेट कर रहे हो तो वेट मत करना, इसको अच्छे से करना, साथ में बुक भी पढ़नी है, ठीक है। अभी मैं ये वाली बुक कर रहा हूँ, 3 लेक्चर कल अपलोड कर दिए, 4 लेक्चर आज अपलोड होंगे, ये भी मैं ख़त्म करा दूंगा। इसके नोट्स अपलोडेड है, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस आ चुके हैं, गवर्नेंस इंडिया के कुछ बचे हैं, तो ये सब दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएंगे, जो मैंने आपको मंथ बताया था कि इस समय मुझे ख़त्म करना है। अल्टीमेट कोर्स है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कोर्स अगर कोई लॉन्च भी करेगा 10, 12, 15 हज़ार प्राइस जो है उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है। अब एक बार सारे वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे, क्योंकि ऑफ़र है, ऑफ़र का यूज़ करोगे 1800-1900 में आपको पड़ेगा। जैसे ही सारे वीडियो लेक्चर हो जाएंगे तो इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, saurabhpandeyupsc.com में आपको कोर्स दिख जाएगा, ऑल कोर्सेज में क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आप अगर हिस्सा नहीं हो, आप चाहते हो कि आपका आंसर का इवैल्यूएशन हो, तो आप अपने लिखे हुए आंसर का भी इवैल्यूएशन करा सकते हो, प्लस जो मैं क्वेश्चन आपको थीम बेस्ड देता हूँ उस पर लिख कर भी अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हो। 1 ईयर के लिए आप 200+ आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा इसमें, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 एसेज होंगे, 5 1-to-1 सेशंस होंगे। तो ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है। आकलन प्लस 26 की अगर आप तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो, बहुत हेल्पफुल है। आकलन प्लस में भी हम इस मंथ में जो थीम लेकर चल रहे हैं, तो अभी बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटीग्रिटी, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो है, ये थीम्स हैं। इसी पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो इनके सेपरेट कोर्सेज भी हैं, तो आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आकलन प्लस है, ठीक है। सौरभ पांडे CC आप जरूर से डाउनलोड करें। इस सेशन का टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे रखा, वहाँ से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्वेश्चन मेंस का मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। थैंक यू।